नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मानव भूगोल। ये जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास के भूगोल का, इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक को जो कि आपके सामने दिख रहा है, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मतलब कि मानव प्रकृति के अनुसार कैसे चलता है। फिर दूसरा, प्रकृति का मानवीकरण, मतलब कि मानव प्रकृति को अपने अनुसार कैसे चलाता है। मनुष्य को अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। मतलब एक चीज पता चल गया कि मानव क्या उत्पन्न और क्या निर्माण करता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरण और किन तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरणार्थ, संघर्ष और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। यानी घर्षण और ऊष्मा न होता तो आज हम अग्नि की खोज नहीं कर पाए होते। इसी प्रकार डीएनए यानी डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु की गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। मतलब प्रौद्योगिकी जो है ये मनुष्य पर पर्यावरण का जो बंदिश है इसको कम करने का कार्य करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मतलब प्रकृति जिस तरह से अपना व्यवहार दर्शाएगी, मनुष्य को उसी तरह से ढल जाना होगा। ये प्रकृति अपने अनुसार मानव को चलाया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। मतलब कि मानव के सामाजिक जो विकास था ये आदिम थी, मतलब जंगली टाइप के था। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। मतलब कि बहुत तेज से हवा चलेगा तो पवन देव, बहुत जोर से आग पकड़ ले तो अग्नि देव, बहुत बारिश आ जाए, बहुत बाढ़ आ जाए तो इंद्रदेव। इन सभी चीज़ों को मानता था बहुत ज़्यादा और उनके भय से डरता था। अब हम आगे बात कर रहे हैं, इस बात को सुनेंगे आप लोग ध्यान से कि मानव का प्रकृतिकरण। आपने समझा कि मानव का प्रकृतिकरण कैसा रहा, किस तरह से हुआ। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से भयभीत रहा, मानव प्रकृति के अनुसार कैसे चला। इस पर थोड़ा सा और हम आगे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। पहले आप एग्जाम्पल सुने, एग्जाम्पल सुनने के बाद इनकी कहानी को थोड़ा सा सुन लें। कि बेदा मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। बेदा मतलब नाम है व्यक्ति का। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्रायः गांवों में मिलती है भी यहाँ दिखाई नहीं देते। मतलब कि इस जंगल के बीच में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा यानी वन का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित यानी स्थानांतरी कृषि करता है। मतलब स्थानांतरी कृषि का मतलब है कि जब तक एक जगह पे कृषि हो रहा है तब तक कर रहा है, जैसे वहाँ कृषि करने की क्षमता खत्म, मिट्टी का
उपजाऊपन खत्म तो दूसरी जगह करने लगेगा। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ पलाश और साल के वृक्षों को देखता है, उसके जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। बेशर्पी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लूगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों को कंद मूल को चबाता है। लड़के वन के गजहरा और कुचला का संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। मतलब कि ये आशा करता है पेड़ों से कि पेड़ों की जो आत्माएं हैं ये हमें कंद मूलों तक लेकर के जाएगी, जड़ी बूटियों तक पहुंचाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। मतलब जो इसके बुजुर्ग लोग थे जो समझाए थे, बताए थे रास्ते के बारे में, उसको याद करने का ये कोशिश करता है। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों की खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं, इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही परवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के बितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। मतलब कि वन में ही मिल जाते हैं। ये जो वक्त की कथा हम लोगों ने सुना, ये मानव का प्रकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर से प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि आपको इस छोटे से स्टोरी को समझने के बाद समझ आ गया है। ऐसे आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं, आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। मतलब कि जो लोग एकदम निश्चयवाद है, ये मान लिए रहते हैं कि नहीं नहीं सब चीज़ जो है ये पहले से निश्चित है, ऐसे लोगों के लिए भौतिक पर्यावरण जो है ये माता प्रकृति का रूप धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और सामाजिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों और तरंगित पहाड़ियों में चारागाहें, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। मतलब पहले के जो लोग विद्वान थे वे लोग संभववाद नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयास की छाप पड़ने लगती है। मतलब कि मानव प्रयास करके प्रकृति को बदल लेता है। जिस तरह से बोला जाए पेड़ पौधों को काट करके अपने आवश्यकता अनुसार फर्नीचर बना लेना।
अब हम देखें थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए, प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि मानव जो है प्रकृति को खुद अपने अनुसार अपने लिए कैसे बदल पाया। तो ट्रांडहाइम ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम, मतलब भारी ही मतलब बर्फबारी। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है, मतलब एकदम अंधेरा रहता है। कैरी कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है, मतलब कि कांच के, यानी लाइट आएगा अंदर लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाएगा। यह गुंबद सदियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहां पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला और कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों में उच्च क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक को लेकर के। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई है। यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रांडहाइम के लोग और उन जैसे अन्य लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरणों को ढूंढना कठिन नहीं है, मतलब ऐसे उदाहरण को ढूंढना ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि कल पढ़ने वाले हैं। भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, इसको हम लोग कल यानी कि अगले वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए धन्यवाद।